हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है। कंपनी का नाम है न्यूक्लियस ऑफिस सॉल्यूशंस। अब यहाँ पे कंपनी का जो आईपीओ है 24 फरवरी से 27 फरवरी के बीच में खुलने वाला है। 234 का फिक्स प्राइस सेट किया, 600 का लॉट साइज है, तो आपको 1,40,400 रुपये की ज़रूरत पड़ने वाली है एक फाइल लगाने के लिए, एक लॉट के साथ में एटलीस्ट। अब यहाँ पे ये एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं। कंपनी टोटल 31 करोड़ 70 लाख रुपए उठाना चाह रही है। यहाँ पे पूरी जो वैल्यू लगाई जा रही है वो है 94 करोड़ रुपीज़। सो अच्छी खासी वैल्यू लगा के अच्छे खासे पैसे उठाए जा रहे हैं कंपनी की वैल्यू वो एसएमई कैटेगरी के हिसाब से। अब कंपनी छोटी है, ध्यान रखना। अभी नेक्स्ट अगर देख लेते हैं तो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में 100% मालिकाना हक था आईपीओ से पहले, और आईपीओ के बाद में 74% के आसपास में रह जाने वाला है। अब यहाँ पर काफ़ी कुछ भाइयों का सवाल उठ सकता है कि ये क्या पागलबाजी से बात कर रहे हैं। यहाँ पर जब फ्रेश इश्यू ही 13 लाख शेयर्स का हो रहा है, टोटल शेयर्स ही 40 लाख होंगे, तो पब्लिक के पास में 13 लाख शेयर्स चले जाएंगे, तो इस हिसाब से तो जो प्रमोटर्स के पास में स्टेक बचना चाहिए आफ्टर दी आईपीओ वो 66-67% के आसपास में बचना चाहिए। ये वे 74 कैसे बोल रहे हैं? बिकॉज कंपनी का जो प्रमोटर लोग हैं वो खुद भी इस आईपीओ के अंदर पार्टिसिपेट करने का बोल रहे हैं, तो लगभग 3 लाख एक्स्ट्रा शेयर्स और जो शेयर्स हैं उनके पास में ऑलरेडी पड़े हैं, उसमें भी 3 लाख के आसपास में और शेयर्स उनको ही दिए जाने वाले हैं। तो उनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो बढ़ जाएगा, तो जिस वजह से उनका 74 के आसपास में मालिकाना हक रहने वाला है। दैट्स गुड कि अच्छा खासा स्टेक आफ्टर द आईपीओ भी प्रमोटर्स के पास में ही रहने वाला है। राइट, नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी आज के दिन ये करती क्या है। तो कंपनी जो है ये जो ऑफिसेज होते हैं रेंट के ऊपर में देने का काम करती है। जैसे कि हमने देखा को वर्किंग स्पेसेस देखे होंगे, मैनेज्ड ऑफिस स्पेसेस। दैट मीन्स कि कोई कंपनी है, कोई ऑफिस उसने ले रखा है, तो उसको मैनेज कौन करे, उसको सार संभाल कौन करे, उसको मेंटेन कौन करे, तो वो जो काम करती है ये कंपनी करती है। उनको ऑफिसेज बना के देने का काम, बाद में उसको मेंटेन करने का काम। बस कंपनी जो वहाँ पर काम कर रही है उस ऑफिस के अंदर में अपने एम्प्लॉयज़ को बैठा रही है, बस उसका काम है वो एम्प्लॉयज़ को बस वहाँ रखा, जब तक रख रहे हैं, रेंट देते रहेंगे तब तक इन कंपनियों को। और इसी तरीके से ये कंपनियां दूसरे ऑफिसेज भी बनाती रहती हैं, जहाँ पर अगर जैसे मेरे जैसे बंदा है या फिर कोई दो और बंदे जिनके पास में 1-2 बंदों की टीम है या 10 बंदों की टीम है, तो वो इनसे टाई अप कर सकते हैं, इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और वो ये कंपनियां हमारे जैसे लोगों को महीने के लगभग 20,000-30,000 के आसपास में, या फिर जितना भी किराया बनता है सिटी के हिसाब से उतने के ऊपर में उतनी सीट हमें दे देती है कि आपको इतनी सीट हम लोग दीजिए, दे देते हैं। महीने के हिसाब से रेंट चलता रहता है। तो ये को वर्किंग स्पेस होता है। तो ये को वर्किंग स्पेस भी मैनेज करती है, साथ में ही जो बड़ी कंपनियां होती हैं जिनको पूरा बिल्डिंग ही चाहिए तो उनको भी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। राइट, नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि आज के दिन इनके पास में 7 वर्क स्पेसेस हैं और मैनेज्ड ऑफिसेज हैं 4, जो कि ऑफिस न्यू दिल्ली एनसीआर के अंदर में ही है मेनली। अब यहाँ पे अच्छी खासी इनकी ऑक्यूपेंसी अच्छी खासी आज के दिन बनी हुई है, एम्प्लॉयज़ 30 के आसपास में बने हुए हैं। राइट, अब देख लेते हैं कंपनी का जो आईपीओ लेके आ रहे हैं उनका नाम क्या है। तो यहाँ पे संडे कैपिटल एडवाइजर्स इनका नाम है। उनकी परफॉर्मेंस पास में कैसी रही है जो वो आईपीओ लेके आए हैं? तो ठीक रही है। अभी तक ज़्यादा आईपीओ लेके नहीं आए हैं, बट जो लेके आए हैं उनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी रही है। तो अब क्या कि ट्रैक रिकॉर्ड इतना कुछ खास आज के दिन बना हुआ नहीं है। अब कंपनी जो पैसे उठा रही है उनका क्या करने वाली है? तो वो बोल रहे हैं कि अब सीधी सी बात है, इसी कंपनी और नए नए जो स्पेसेस होते हैं उनको ऑक्यूपाई करेगी और उनको ऑफिसेज में कन्वर्ट करेगी और फिर रेंट पे देगी। सीधा सा काम है। तो वही यहाँ पर बोलने का ट्राई कर रहे हैं कि नए इस्टेब्लिशमेंट हम लोग खरीदेंगे। साथ में ही हम बोल रहे हैं टेक्नोलॉजी पे भी खर्च करना चाहते हैं, ताकि हमारे लिए सब जो चीज़ें हैं कस्टमर के लिए भी आसान हो मैनेज करना, और हमारे लिए भी आसान हो इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के अंदर में। राइट, अब दूसरा हमको अपना बढ़ावा भी करना है कि हमें अपना प्रचार प्रसार भी करना है, तो उसके लिए भी हमें पैसों की ज़रूरत है। सो बेसिक रीजंस हैं कंपनी को फ्यूचर में बेनिफिशियल करने वाली चीज़ें ही नज़र आ रही हैं। अब देख लेते हैं कंपनी की आरएचपी के अंदर में और चीज़ों में नज़र डाल लेते हैं। तो कितना पैसा कहाँ खर्च करने वाला है कंपनी करने वाली है? तो मेनली कंपनी कहाँ खर्च करने वाली है? नए स्पेसिस को ऑक्यूपाई करने में करने वाली है। कंपनी के जो आज के दिन प्रमोटर्स हैं, निपुण गुप्ता और पूजा गुप्ता मेन प्रमोटर्स हैं, जिनके पास में अच्छा खासा आफ्टर दी आईपीओ भी स्टेक रहने वाला है। नेक्स्ट, कंपनी को आज के अंदर में कोई केसेस वगैरह खास आज के दिन नहीं है। इस प्रमोटर्स के ऊपर में ज़रूर टैक्स रिलेटेड केसेस हैं, बट वो इतने कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं कंपनी की जो शुरुआत है 2019 के अंदर में ही हुई है, और उसके बाद में 2019 में ही इन्होंने नया को वर्किंग स्पेस नोएडा में खरीदा और उसको शुरुआत करके अब यहाँ पर पहुँचे हैं। निपुण गुप्ता आज के दिन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, एंड
ये दूसरी कंपनी जो हैं उनके अंदर में भी डायरेक्टरशिप होल्ड करते हैं, एलएलपीज में भी डायरेक्टरशिप होल्ड करते हैं, और प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनीज में भी डायरेक्टरशिप होल्ड करते हैं. सो दे ही हैज़ ए एक्सपीरियंस इन दिस काइंड ऑफ थिंग्स. नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कंपनी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में. तो ये जो पर्टिकुलरली 12 खंबा 1103 जो प्रॉपर्टी है ये इन कंपनी द्वारा ओन्ड है. बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ इन्होंने साथ बताई हैं वो सारी लीज पर ही ले रखी हैं. बाकी रेंट एग्रीमेंट्स अच्छे खासे इनके पास में हो रखे हैं. जो लोगो है जो आप यूज़ देख रहे हैं ये रजिस्टर्ड है. कंपनी के अंदर में आज के दिन 30 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, मेनली आईटी के अंदर में काम करें, आईटी सेल्स एंड मैनेजमेंट में काम करें. बाकी ऑपरेशंस में भी अच्छे खासे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं. बाकी जो चाहिए होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मिल ही जाते हैं. नेक्स्ट कंपनी के 2 ही तरीके से काम करती है. एक तो कोवर्किंग स्पेस, जो जैसे कि किसी को 2 सीटें चाहिए, किसी को 4 सीटें चाहिए, किसी को 10 सीटें चाहिए, तो वो इनसे कॉन्टैक्ट करे और किराए के हिसाब से, महीने के किराए के हिसाब से पे करता रहे जब तक उनको सीट चाहिए. ऑफिस के हिसाब से किसी को घर में काम करने में दिक्कत होती है या फिर कस्टमर्स को बुलाना होता है तो ऑफिस में बुलाना ये अच्छा रहता है. सो उस टाइप से लोगों को ऑफिस स्पेस चाहिए होता है. दूसरा मैनेज्ड ऑफिस की पूरी कंपनी है जिसको पूरा बिल्डिंग ही चाहिए, पूरा फ्लोर ही चाहिए, तो वो भी मैनेज करके देती है. तो ये 2 ही पैटर्न इस टाइप की कंपनियों में देखने को मिलता है. कंपनी का जो रेवेन्यू आ रहा है आज के दिन टॉप 10 कस्टमर से 58% के आसपास में आ जा रहा है. दैट्स ओके. दैट मीन्स कि इनका मैनेज्ड स्पेस वाला जो कैटेगरी है वहाँ पर ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पैसा बनना चाहिए. अब ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इन्होंने कब कब शुरू की हैं, वहाँ की उनकी इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर पॉज करके पढ़ सकते हैं. अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि मैनेज्ड स्पेस से तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कम आ रहा है, जबकि पुराने सालों के मुकाबले बढ़ रहा है रेवेन्यू. बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो को वर्किंग स्पेस है वहाँ से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है. तो यहाँ पर दैट मीन्स कि को वर्किंग स्पेस में भी कंपनी रेंट पर दे रही है दूसरी कंपनियों को जो कि बाद में दूसरा काम कर रहे हैं. तो आई थिंक एलाइड सर्विसेज एंड उस तरीके से काम हो रहा है. सो आई एम होपिंग ओवर हियर कि ये मेरे को 2 चीज़ें समझ में नहीं आई हैं यहाँ पर कि टॉप 10 कस्टमर से कंपनी का 57% रेवेन्यू आ रहा है और यहाँ पर को वर्किंग स्पेस जो रेंट पे जा रहा है वहाँ से कंपनी का 78% रेवेन्यू आ रहा है. तो को वर्किंग स्पेस में ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ कंपनियां हैं जो कि इनसे टाई अप करके बैठी हुई हैं. तो ये मेरे को थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रहा है यहाँ पर कि इनके पास में ऐसे कैसे हो रहा है. तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया दोनों जो डेटा है उनके बीच के अंदर में. तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को गड़बड़ नज़र आ रही है या फिर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. नेक्स्ट ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि कंपनी द्वारा मैनेज्ड हैं एंड तो आप इनको आराम से देख सकते हैं. 12 खंबा रोड और ये प्रॉपर्टीज़ एंड ऑल. नेक्स्ट ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि कितनी है, इनका स्क्वायर फीट एरिया कितना है और कितनी ऑक्यूपेंसी वहाँ पर बनी हुई है आज के दिन, उसकी जानकारी आप लोग यहाँ को मिल रही है. एंड अब देख लेते हैं कंपनी की आरएचपी के अंदर में बैलेंस शीट की नज़र डाल लेते हैं जिससे कि हमें ये पता चल जाए कितना पैसा इस पूरी कंपनी में लगा हुआ है. तो दैट इज़ अराउंड 30 करोड़ रुपीज़ आज के दिन इस कंपनी में लगे हुए हैं. एंड दूसरी चीज़, पूरा पैसा जो कंपनी के जो इन्वेस्टर्स का लगा हुआ है, दैट इन्वेस्टर्स का मतलब आज के दिन जो कंपनी में इंटरेस्ट है दैट इज़ लगभग 9 करोड़ रुपए, और यहाँ पर 30 करोड़ रुपए कंपनी और डाल रही है तो लगभग 40 करोड़ रुपया हो जाएगा. नेक्स्ट अगर यहाँ पर देखते हैं तो कंपनी का इस टाइप की कंपनी में मेनली जो पैसा होता है वो उधारी का होता है. तो वो इस कंपनी में भी उधारी का ही देखने को मिल रहा है बिफोर दी आईपीओ. अब यहाँ पर दूसरी अगर चीज़ें देखते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि जितना पैसा कंपनी में 30 करोड़ रुपया लगा हुआ तो वो कहाँ कहाँ लगा हुआ है. तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 8 करोड़ रुपये तो इन्होंने ऑफिस डेवलपमेंट एंड प्रॉपर्टी डेवलपमेंट में खर्च कर रखा है टेंजिबल एसेट्स के अंदर में. बाकी यहाँ पर 10 करोड़ 11 करोड़ रुपये जो है अदर नॉन करंट एसेट्स में है. तो ये जो पैसा है नॉन करंट एसेट वाला ये है इन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट जो लोन पर प्रॉपर्टी लेने के लिए जमा करवाई होती है वो यहाँ पर 10 करोड़ रुपये कर रखी है. बाकी एक नॉन करंट एसेट भी है तो वो इन्होंने सप्लायर्स को एडवांस या टीडीएस जो इनका कटा हुआ है वो ये बता रहे हैं. दैट इज़ ओवर हियर अदर नो करंट एसेट्स. तो जो कि टीडीएस वगैरह जो सप्लायर्स को कि हाँ प्रॉपर्टी मैनेज को, क्योंकि किराए पे तो नई नई प्रॉपर्टीज़ लेते जा रहे हैं, बाद में सप्लायर्स को बोल रहे हैं कि भाई ये पैसा पकड़ और काम चालू कर, राइट. जो एडवांस पे करना पड़ता है तो वो इन्होंने पे कर रखा है. सो एवरीथिंग सीम्स फाइन. ट्रेड रिसीवेबल्स भी कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है, इज ऑल्सो ओके. अब थोड़ा सा हम लोग नज़र डालें कंपनी के रेवेन्यू स्ट्रक्चर पे. रेवेन्यू स्ट्रक्चर पर नजर डालें 3 करोड़ से सीधा 10 करोड़ हो गया 2023 में. 2024 में बढ़कर के हो गया 17 करोड़. और यहाँ पर इस साल जो है 2000 लगभग 17 करोड़ से 21 करोड़ तो इन्होंने 9 महीने में कर लिया है. तो अब इनके पास में लगभग 3 महीने और हैं. तो इस साल जो है ये आई थिंक 28 करोड़ 29 करोड़ के आसपास, लगभग राउंड ऑफ कर लेते हैं 30 करोड़ के आसपास में एक क्लोज इस बार इस साल कर देंगे.
सो 30 करोड़ का रेवेन्यू हो जाएगा, जिसको अगर हम लोग यहाँ पर खर्चा देखते हैं, नेट प्रॉफिट कितना निकाल पाते हैं, 1.5 करोड़ नेट प्रॉफिट निकाल पा रहे हैं। बट इस टाइप की कंपनियों के अंदर में नेट प्रॉफिट जो होता है उससे ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है एबिटा। एबिटा बिफोर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एंड इंटरेस्ट। तो वो यहाँ पर कितना निकल पा रहा है, तो यहाँ पर इन्होंने फाइनेंस कॉस्ट जमा किया 63 लाख, और यहाँ पर डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन इन्होंने 2.25 करोड़ जमा किया है। दैट मीन्स कि इसको इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास में एबिटा आ जाएगा, तो लगभग 5 करोड़ बनता है। तो वो एबिटा, दैट मीन्स ये निकाल पा रहे हैं एबिटा 21 करोड़ का 5 करोड़, तो ये लगभग 25% निकल के आता है। जिसको अगर हम पिछले सालों के साथ में कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर जो एबिटा निकल के आ रहा था वो लगभग 10% निकल के आ रहा था, यहाँ पर एबिटा निकल के आ रहा है 25%। और इसी टाइप के जो दूसरी कंपनियां इसी सेगमेंट में काम करें जैसे ऑफिस वगैरह हैं, ये कंपनी का एबिटा जो निकल के आ रहा है वो दैट इज़ 107, दैट इज़ अराउंड 33%। और इसी टाइप सेगमेंट में दूसरी कंपनियां काम कर रही हैं जैसे EFC है, तो उसका निकल के आ रहा है 50% से भी अबव। दैट मीन्स कि इनके कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कि अमोर्टाइजेशन एंड ये जो डेप्रिसिएशन वाले होते हैं ये टाइम के साथ में ख़त्म हो जाते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ के, क्योंकि वो मैनेज कर दी प्रॉपर्टी, अब उस पर मान के चलो 5 साल 10 साल तक चलने वाली है, तो उसमें जो इनिशियली जो खर्चा हुआ है उसको वो तो डेप्रिसिएशन में ख़त्म हो चुका है। तो अब जो उसमें इनकम तो कंटिन्यू रहने वाली, क्योंकि वो तो किराया बढ़ता रहेगा, बट वो खर्चा तो वो जो शुरुआत में हुआ वो तो रह गया, वो तो हो चुका, उसका तो डेप्रिसिएशन कंप्लीट हो चुका है। तो नेट प्रॉफिट की तरफ में वो बढ़ता चला जाता है। इसीलिए EFC का यहाँ पर अच्छा खासा बना हुआ है। तो इस टाइप के इस टाइप की कंपनीज के अंदर एबिटा बहुत मेन चीज़ है, जिसको अगर हम लोग यहाँ पर प्रोजेक्शन देते हैं आज के हिसाब से जो पी और PB रेशियो निकालेंगे इस कंपनी का, तो आज के हिसाब से पी रेशियो अगर इसका निकालते हैं तो 1.5 करोड़ इन्होंने कमा लिया है, तो लगभग इस साल जो है 2 करोड़ कमा लेंगे, तो 94 के हिसाब से 45 के आसपास का पी रेशियो बनता है। जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं यहाँ पर इस कंपनी के साथ में जो ऑफिस है, तो इसका 145 का है, इसका है लगभग 20 का, और इस EFC का है 21 का। तो इन तीनों ही कंपनियों के मुकाबले अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो महंगी लग रही है, राइट। बट पॉइंट ध्यान रखिए, ये थोड़ी इनके पास में जो एबिटा रेशियो है वो इसका 50% का है, और जो कॉन्टूर का है इसका भी अच्छा खासा एबिटा परसेंटेज है, दैट इज़ अराउंड कितना है, 30 के आसपास, 30% के आसपास का है, 30% के आसपास। सो उसका भी फ्यूचर के अंदर में इंक्रीज होगा। तो एक बार मैं आपको जिस हिसाब से इसकी ग्रोथ है उसके हिसाब से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। 2 साल आगे के हिसाब से अगर हम लोग मान के देखे चलते हैं तो यहाँ पे 17 करोड़ से इस साल 28 करोड़, 28 करोड़ से इस अगले साल उसके 2026 में होगा 50 करोड़, 50 करोड़ से उसके अगला साल अगर हम लोग 2.5 साल 2 साल आगे का मान के चलते हैं तो लगभग 90 करोड़ 100 करोड़ के आसपास में इसका रेवेन्यू टच हो रहा है, बिकॉज इसका पैसा आ भी रहा है, IPO से भी पैसा उठा रहे हैं, और दूसरी जगह से लोन लेके भी, तो प्रॉपर्टीज़ के डेवलपमेंट में इंक्रीज आएगा, रेवेन्यू में भी इंक्रीज आएगा। तो बिकॉज ऑफ दैट 2 साल के अंदर में ये 100 करोड़ तक टच कर सकते हैं विद इन नेक्स्ट 2 ईयर्स, जो कि 2027 का जो रिजल्ट आने वाला है। वहाँ पर जब एबिटा रेशियो बनेगा तो वो जो एबिटा रेशियो है वो लगभग 35 से 40% के बीच में कहीं पर रहेगा, जिसका अगर हम लोग नेट प्रॉफिट निकालते हैं तो वो लगभग आफ्टर टैक्स 10 करोड़ के आसपास में जाना चाहिए। ये आप लोग कैलकुलेशन जो है आप खुद भी यहाँ पर इस डेटा के हिसाब से निकाल सकते हैं। पहले एबिटा निकालना, एबिटा का जो है उसको 60% उसमें से माइनस कर देना जितना भी एबिटा आपने निकाला है। तो यहाँ पर लगभग एबिटा 35 से 40% रहेगा 2 साल बाद, जिस हिसाब से हमने दूसरी कंपनियों को देख रहे हैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो उसका 60% होता है लगभग, बाद में जो 60% अगर हम लोग अमोर्टाइजेशन एंड इंटरेस्ट निकाल देते हैं तो लगभग 12-13 करोड़ रुपए आता है, उसमें से हम लोग टैक्स निकाल दें तो लगभग 10 करोड़ के आसपास में बचता है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट को अगर हम लोग पी रेशियो निकालेंगे 2 साल आगे का, तो आज के साथ में देखते हैं 9 का पी रेशियो बन जाता है 2 साल आगे का, फॉरवर्ड पी जिसको हम बोलते हैं। सो दैट इज़ ग्रेट। तो अगर फॉरवर्ड पी अगर हम लोग 10 का देखते हैं 2 साल आगे का, तो फिर वो बहुत अच्छा निकल के आ रहा है इस कंपनी का। और दूसरी चीज़ ये छोटी है, ये कंपनी जैसे 2300 करोड़ की है, ये कंपनी जो पर्टिकुलर कॉन्टूर है 51 करोड़ की भी छोटी है, ये है यहाँ पर 4700 करोड़ रुपए की, तो ये बड़ी कंपनियाँ हैं, राइट। तो इनके मुकाबले कॉन्टूर स्पेस भी अच्छी कंपनी है, और ये भी कॉन्टूर की स्पेस की खैर मैं रिसर्च यहाँ पर नहीं करी है, मैंने करी नहीं है, तो मैं इसके बारे में कुछ आपको खास नहीं बता, इसके हम लोग कर रहे हैं तो इसका मैं बता पा रहा हूँ आपको। सो इट कैन डू गुड एज पर द प्रोजेक्शन ऑफ द डेटा। नेक्स्ट अगर कैश फ्लो की अगर हम लोग बात करते हैं तो कैश फ्लो इज ऑल्सो गुड ओवर हियर, बिकॉज इस टाइप की कंपनी के अंदर में कैश फ्लो ठीक रहता है, बिकॉज इस टाइप की जो कंपनी होती है उनमें नेट प्रॉफिट जो कैलकुलेशन आता है तो उसमें डिप्रिशिएशन अमोर्टाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है, बट वो कैश फ्लो को इफेक्ट नहीं करता, कैश फ्लो उसमें बना रहता है, जिसकी वजह से इनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो अच्छा बना हुआ है।
सो इन द लॉन्ग रन आई एम होपफुल बिकॉज ये पर्टिकुलर सेगमेंट जिसमें हम ये काम कर रही हैं इनके बने रहने की उम्मीदें, फ्यूचर के अंदर में और बने रहने की ही उम्मीदें बनी हुई हैं। बिकॉज सब लोगों ने देख लिया वर्क फ्रॉम होम जो कल्चर है उसको काफ़ी सारी कंपनियों ने अपना के देख लिया, बट अभी वापस वो वर्क फ्रॉम होम को डाइवर्ट वापस ऑफिस में ही बुला रहे हैं, ऑफिस में ही काम करने के लिए बुला रहे हैं। तो इसका फ्यूचर में और इंक्रीज होने के ही चांसेस बने हुए हैं, अनलेस और अनटिल कुछ नया डेवलपमेंट ना हो जाए। तो अभी तो यही उम्मीद है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। बाकी आई एम पॉजिटिव इन द लॉन्ग रन, आई एम पॉजिटिव इन द शॉर्ट रन एज वेल, बिकॉज ऑफिस के टाइम पे हमने थोड़ा बहुत ऐसा ही किया था, तो इट इज़ डूइंग ग्रेट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। बाकी आपको डिसीजन पॉजिटिव नेगेटिव आपका पैसा है तो सोच समझ के पैसा लगाएं, अपने फाइनेंशियल वजह से पूछ के और रिसर्च करके ही। दैट्स ऑल, सी यू टुमारो।